हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपने क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 4 जो था इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन उसको डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम हमारे आगे के जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो के अंदर जो था हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, फॉरेन पॉलिसी क्या है उसको देखा था, नेहरू जी का रूल क्या था, नॉन अलाइनमेंट, इन सारी चीजों को, और उसके साथ साथ इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा उसको भी डिस्कस किया था। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5 वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसमें काफी डिटेल में जो था हमने डिस्कस कर लिया था। आज यहाँ पे जो था हम फिर से एक बार उसका रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो शुरुआत से ही 1947 से और अब तक हमेशा जो था लड़ाई झगड़े वाले रिश्ते रहे हैं। काफी दोनों के बीच में जो था लड़ाई झगड़े, ठीक है, तनावपूर्ण रिश्ते जो था रहे हैं एक दूसरे के बीच में। और प्रेजेंट टाइम में भी जो रिश्ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, अगर आप भारत और पाकिस्तान के इतिहास के जो रिश्ते हैं उसको देखें तो दोनों ने जो होता है बहुत ही अपने अपने अलग अलग टाइम पीरियड पे जो होता है दोनों ने काफी ज्यादा युद्ध लड़े हैं, चाहे वो 65 का हो, 71 का हो, 99 का हो। ठीक है, हमेशा जो होता है दोनों देशों ने जो होता है काफी ज्यादा युद्ध लड़े हैं। दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज के ऊपर भी दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। देखिए, भारत और पाकिस्तान 1947 48 में ही जब भारत और पाकिस्तान आजाद होते हैं दोनों, ठीक है, तो उस समय क्या होता है 1947 1948 में जो था भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉक्सी वार जो थी वो छिड़ गई थी, ठीक है, कश्मीर को लेकर के। जब दोनों देश आजाद हुए थे, बने थे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉक्सी वार जो थी वो कश्मीर को लेकर के हो गई थी। आप सभी को पता है। उसके बाद फिर पता है कि यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन होता है, फिर आईओके पीओके बनता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची जाती है, ये सब आपको पता भी होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1965 में जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध होता है। पाकिस्तान जो होता है हमारे जो गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, ठीक है, जो रण ऑफ कच्छ का एरिया है, वहां पे जो था पाकिस्तान ने 1965 में अटैक कर दिया था। ठीक है, और फिर उसके अटैक करने के बाद 1965 में पहले रण ऑफ कच्छ में अटैक करता है, उसके बाद इसकी जो आर्मी होती है वो हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया पे भी होता है अटैक करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से जब पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया तो हमारे देश ने भी जो था इसके ऊपर अटैक किया, और इसकी वजह से 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो था लड़ाई छिड़ जाती है। 1965 के दौरान जो था हमारे देश के जो लीडर थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं, ठीक है। और उस समय क्या था 1965 में जब वार हुई थी उस समय पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के ऊपर था काफी ज्यादा मजबूती जो थे बना ली थी, और उसके इस मजबूती को खत्म करने के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब कि मिलिट्री जो थी इनकी एडवांस होती जा रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, काफी ज्यादा उसको सक्सेस मिलती जा रही थी। उसको रोकने के लिए जो था बेसिकली हमारे देश के जो लीडर होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो हमारे देश की आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि आप पंजाब फ्रंट पे जो था अटैक करिए। ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला है, हमारा पंजाब नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे जो था अटैक करिए, जिसकी वजह से क्या हो, जो प्रेशर है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी का वो कम हो जाएगा। तो फिर वैसे ही हमारे देश की जो आर्मी होती है पंजाब फ्रंट के ऊपर होता है अटैक करती है, ठीक है, और उसमें हमारी आर्मी को काफी ज्यादा सफलता भी मिलती है, और फाइनली 65 के युद्ध जो होता है हम लाल बहादुर शास्त्री जी के लीडरशिप में जीत भी जाते हैं। फिर उसके बाद जो है पीस ट्रीटी साइन होती है, हमारे देश के जो लीडर होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और उधर से अयूब खान जी, ठीक है, अयूब खान होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, दोनों के बीच में जो है पीस ट्रीटी साइन होती है ताशकंद में, जहां पे फाइनली हमारे जो शास्त्री जी जो होते हैं उनका डेथ भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो 71 का युद्ध होता है, 1971 में बांग्लादेश की क्राइसिस को लेकर के युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। 1971 के युद्ध को थोड़ा सा हम डिटेल में जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। खैर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ रखा है उसमें, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ताकि आपको एक बार वो रिकैप हो जाए। देखिए, आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो था, ठीक है, बांग्लादेश जो था वो 47 से और 71 तक जो था ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, 47 से लेकर के 71 तक बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के रूप में एग्जिस्ट करता था, और ये उस समय पाकिस्तान का ही जो था हिस्सा हुआ करता था। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ईस्ट पाकिस्तान में कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो है जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो डोमिनेशन दिखाते हैं, ठीक है, इनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जो कल्चर होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का, इसको बहुत ही अनफेयर तरीके से ट्रीट करते हैं।
ठीक है, उसको बहुत ही अनफेयर तरीके से होता है ट्रीट करते हैं। उसके साथ साथ जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गई, किसी भी जगह पे जो है इनको रिप्रेजेंटेटिव का रोल जो होता है नहीं दिया जाता है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स यहाँ पे भाग ही होता है नहीं लिया देने जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो उर्दू को जो है, ठीक है, उर्दू को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है घोषित कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन होती है वो बंगाली मुस्लिम की होती है। ठीक है, जो मेजर पॉपुलेशन यहाँ की होती है वो बंगाली मुस्लिम की होती है, जिसके वजह से क्या है यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन जो है वो बंगाली भाषा बोलती है। ठीक है, ये लोग उर्दू भाषा जो थे वो नहीं बोलते थे। तो इसके खिलाफ क्या होता है, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, इनके प्रोटेस्ट को होता है लीड कर रहे होते हैं बेसिकली। इन सभी कारणों की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो होता है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, और इनके इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं मुजीबुर रहमान जी। आपने नाम सुना भी होगा इनका। मुजीबुर रहमान जी जो होता है अपने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के प्रोटेस्ट को नेतृत्व करते हैं। इनकी पार्टी का नाम होता है आवामी लीग। ठीक है, और एक सेपरेट, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से ये जो होता है ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी की जो होता है डिमांड रखते हैं वेस्ट पाकिस्तान के लीडरशिप के साथ के लिए। ठीक है, इनको कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान के लीडर को कि ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमस बना दिया जाए। हाँ, अपने देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स जो उसको संभाल लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर फाइनली 1970s का टाइम आता है। ठीक है, 1970s के समय जो होता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जब 70 का दशक आता है उस समय पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन करवाया जाता है, और उस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान साहब जो होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, जो मुजीबुर रहमान जी जो होते हैं वो 70s के टाइम पे जो इलेक्शन होता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो होता है पूरे क्लियर मेजोरिटी से जो होता है जीत जाते हैं। सारी की सारी सीटें जो होता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुजीबुर रहमान जी जो होता है जीत जाते हैं। और ये जो उस समय की जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्लियर मेजोरिटी भी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्लियर मेजोरिटी भी होता है ये चुनाव में हासिल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर होते हैं वो मुजीबुर रहमान जी को लीडरशिप देने से मना कर देते हैं। ठीक है, वो साफ तौर से कह देता है कि हम पाकिस्तान की जो कमान है वो मुजीबुर रहमान को होता नहीं दे सकते हैं। और इसको रिजेक्ट करने के साथ साथ जो है वो जो मुजीबुर रहमान जी जो होते हैं उनको अरेस्ट भी करवा देते हैं। ठीक है, मुजीबुर रहमान जी को पकड़ के अरेस्ट भी करवा दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, जो पाकिस्तान की जनता होती है, ईस्ट पाकिस्तान की जनता या फिर जो बांग्लादेश की जो जनता होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो होता है करना शुरू कर देती है। और इस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर होते हैं वो अपनी आर्मी भेज देते हैं और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां वगैरह चला दी जाती है। बहुत सारे लोग जो होता है, कई लाख लोग जो होता है उसमें मारे जाते हैं। और जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान की आर्मी आती है और वहां पे लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, तो इसके वजह से क्या होता है, लोग अपने आप को बचाने के लिए भारत की तरफ भागते हैं। ठीक है, लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान के अपने आप को बचाने के लिए वो इंडिया की तरफ जो है भागते हैं। ठीक है, करीब 80 लाख जो है वो माइग्रेंट, 80 लाख जो है रिफ्यूजीज जो है वो भारत में आते हैं भाग करके। प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि 70s के टाइम पे हमारा देश खुद भी होता है काफी ज्यादा गरीब होता है, और 80 लाख लोगों को जो होता है उनके खाने का बंदोबस्त करना, उनके लिए रहने का बंदोबस्त करना जो था, इसके वजह से क्या था, हमारे देश की कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा, हमारी कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा था। ठीक है, इकोनॉमिकली जो था हमारे देश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि 80 लाख लोगों को खाना खिला पाना डेली बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। शुरू में इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो जो डोमिनेंट कंट्रीज होती हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, इन सबसे अपील करते हैं कि आप पाकिस्तान को समझाइए कि वो अपने जनता के साथ ऐसा ना करे और अपने सारे लोगों को वापस लेकर के जाए। लेकिन अमेरिका जो होता है सुनता नहीं है। फिर मजबूर होकर के इंदिरा गांधी जी को अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ती है, और फाइनली दिसंबर 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग होती है। ठीक है, इस जंग में जो होता है बेसिकली जो पाकिस्तान होता है, ठीक है, पाकिस्तान जो होता है अपनी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जो अपने फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी वायुसेना होती है उसको हमारे देश के जो राजस्थान का एरिया है और जो पंजाब का एरिया है उसके ऊपर लॉन्च कर देती है, उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देती है। जबकि पाकिस्तान की जो आर्मी होती है, ठीक है, जो थल सेना होती है वो बेसिकली हमारे देश के जम्मू और कश्मीर के ऊपर हमला करती है। हमने भी जो था हमारे देश के जो लीडर होती है इंदिरा गांधी जी, वो पाकिस्तान को रोता सबक सिखाने के लिए अपनी जो आर्मी होती है, अपनी जो नेवी होती है, अपनी जो एयरफोर्स होती है वो सबको रोता यूज करते हैं, और पाकिस्तान को रोता है एक करारी हार का सामना करना पड़ता है इसके वजह से। ठीक है, 10 दिन के अंदर, बेसिकली 10 दिन के अंदर ही जो होता है हमारे देश की जो आर्मी होती है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जो है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान की कैपिटल होती है ढाका,
वहां पे जो होता है तीनों तरफ से उसको घेर लिया जाता है हमारी आर्मी के द्वारा। ठीक है, 10 दिन के अंदर ही हमारे देश की आर्मी जो होती है वो ढाका को घेर लेती है, मजबूर होकर के जो ईस्ट पाकिस्तान होता है, ठीक है, या फिर जो पाकिस्तान की आर्मी होती है उसको सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, लगभग 90,000 जो था सैनिकों ने, 90,000 सोल्जर्स ने जो था पाकिस्तान के हमारे देश की आर्मी के सामने जो था आत्मसमर्पण किया था। आप वो यूट्यूब पे जो था वीडियो भी देख सकते हैं, काफी अच्छा था वो सीन। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक फिर क्या होता है फाइनली, जब हमारे देश की हमारा देश जो होता है कि जब ये 1971 का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद हमने बांग्लादेश के लोगों को वापस भेजा, बांग्लादेश के लोगों को उनको देश की कमान जो थी उनके हाथों में दी, और इस तरीके से बांग्लादेश जो होता है, जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, एक नई कंट्री बांग्लादेश के रूप में होता है 1971 के अंदर उभर करके आता है। इतनी सी बात है। एक बात जो होता है यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि जब 1971 का युद्ध चल रहा था, ठीक है, जब 1970 का जो था युद्ध चल रहा था, जब 1970 में हमारा, ठीक है, 1970s में जो 71 का युद्ध चल रहा था, उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय क्या था, पाकिस्तान को यूएसए ने और चाइना ने काफी ज्यादा मदद किया था। ठीक है, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप सभी को जानते हैं कि जो पाकिस्तान जो था वो नाटो को जो था ज्वाइन कर चुका था। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने नाटो को ज्वाइन किया था। अब पाकिस्तान नाटो का अलायंस मेंबर है और यूएसए जो उसका हेड है, तो जाहिर सी बात है यूएसए जो उसको मदद करेगा। इसके साथ साथ चाइना जो है वो भी आपको पता है शुरू में ये यूएसएसआर के कैंप में था, लेकिन 70s के टाइम पे ये यूएसए से हाथ मिला लेता है। तो ये दोनों जो होता है, जब पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध होता है, तब ये दोनों पाकिस्तान को काफी ज्यादा मदद करते हैं। इवन यूएसए, चाइना और पाकिस्तान जो है, ये तीनों मिलकर के भारत के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत को चारों तरफ से घेरने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके जवाब में ये बातें जो थी हमारे देश की जो लीडर होती है इंदिरा गांधी जी, उनको पता होती है कि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान जो है हमारे देश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। इसके बदले में हमारे देश के जो लीडर होते हैं उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया, और वो स्टेप था कि उन्होंने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन कर लिया। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन कर लिया, और इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में जो था बेसिकली ये था कि अगर 20 साल के लिए साइन किया गया था, इसको 20 इयर्स के लिए साइन किया गया था। इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के अंदर बेसिकली ये बताया गया था कि अगर यूएसएसआर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो भारत हेल्प करेगा, भारत के ऊपर कोई अटैक करेगा तो यूएसएसआर हेल्प करेगा। अब मैदान में जो था यूएसएसआर भी आ चुका था, पाकिस्तान की तरफ जो था यूएसए था, तो भारत की तरफ से यूएसएसआर भी था, तो मजबूर होकर के इन दोनों को पीछे हटना पड़ता है, और ये युद्ध जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है वो सीमित हो जाता है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान हार भी जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको होता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आपको पता है 1999 के अंदर कारगिल का भी युद्ध होता है, जिसमें फिर से पाकिस्तान को होता है हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में हमने होता है डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहां पे एक और बात है कि चाहे 1965 का हो, 71 का हो, ये सारे युद्ध जो हमने लड़े, चाहे इवन 1999 का हो, ये सारे युद्ध जो हमने लड़े, इससे हमारे देश को काफी ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट भी हुआ और काफी ज्यादा नेगेटिव बेनिफिट भी होता हुआ। ठीक है, पॉजिटिव बेनिफिट क्या क्या था हम देख लेते हैं। देखिए, जब 65 का, 71 का, 99 का, ये सब युद्ध जो था हमारी आर्मी ने लड़ा और जब जीता, तो उससे पता चल गया था पूरी दुनिया को कि भारत की जो मिलिट्री पावर है, ठीक है, जो मिलिट्री पावर है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है भारत की, वो काफी ज्यादा मजबूत है। 2-3 लड़ाई हमने लड़ी, तीनों लड़ाइयों में जो था हमने अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया। ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल गया कि हाँ, भारत की मिलिट्री पावर भी काफी ज्यादा मजबूत है। जब इस युद्ध में जो था अलग अलग लीडरशिप में हमारे देश ने पाकिस्तान को हराया, तो हमारे देश के जो लीडर थे उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी। ठीक है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हो, लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान को हराया तो हमारे देश में उनकी पॉपुलैरिटी लोगों में काफी ज्यादा बढ़ी। उसी तरीके से इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान को हराया था अपने लीडरशिप में, तब इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी। ठीक है, इवन इंदिरा गांधी जी बहुत सारे इलेक्शन भी उसके बाद जीत जाती हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को बहुत ही स्टेटसमैन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है, ठीक है, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इवन इंडिया की जो इमेज होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक विक्टोरियस कंट्री के रूप में भारत को देखा जाने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ जो था इसके पॉजिटिव बेनिफिट थे, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव बेनिफिट भी थे। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या थे, देखिए सबसे पहला ये था कि 70s के टाइम पे, 60s के टाइम पे हमारा भारत जो था काफी ज्यादा गरीब था। उस समय हमारे पास जो रिसोर्सेज जो थे वो काफी ज्यादा कम थे। अब युद्ध होने की वजह से क्या हो रहा था, 65 में युद्ध, 71 में युद्ध होने की वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज जो थे, ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज जो थे हमारी कंट्री के,
वो हमारे देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे खर्च ना होकर के वॉर में चले जा रहे थे। जितने भी हमारे पास पैसे थे, जितने हमारे रिसोर्सेज थे, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं जो था मिलिट्री के ऊपर खर्च हो जा रहा था। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे जा रहा था। हम उन सारे पैसों को, उन सारे रिसोर्सेज को हमारे देश की सोसाइटी, हमारे देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के ऊपर था खर्च नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से क्या था, हमारे देश की इकोनॉमी जो थी वो बहुत अच्छे लेवल पे जो था ग्रो नहीं कर पा रही थी। इवन अगर आप बात करें तो जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट हमने अपनाया था, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट हमने अपनाया था, इसको भी काफी ज्यादा नुकसान जो होता है पहुंचता है। ये काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान जो होता है, ठीक है, जो 61 से लेकर के आई गेस 65 तक था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान होता है, जब 65 में युद्ध होता है तो ये काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद हमको लगातार 3 साल जो है एनुअल प्लान अपनाना पड़ता है। एनुअल प्लान मतलब अभी तक हम 5-5 साल के लिए प्लान अपना रहे थे, लेकिन 65 के बाद हमको 1-1 साल का प्लान 3 बार अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और जो चौथा 5 ईयर प्लान होता है वो 1969 में जाकर के हम अडॉप्ट करते हैं, वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि फिर हमने 71 के अंदर युद्ध लड़ा। ठीक है, उसमें भी सारे के सारे रिसोर्सेज जो थे वो मिलिट्री के अंदर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकोनॉमी जो थी उसको काफी ज्यादा नुकसान जो था वो इन सारे वॉर के वजह से हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा यहाँ पे आपसे जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जो मेरे टीचर्स ने मुझसे पूछा था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपने उस सवाल का जवाब दे दिया तो आप समझ लीजिए आपने इस चैप्टर को बहुत ही डीपली जो होता है पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं भी दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप अगर जो होता है याद करें तो शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, भारत की जो विदेश नीति जो थी, उसका ऑब्जेक्टिव जो था बेसिकली एक पीसफुल वर्ल्ड को स्टैब्लिश करना था। ठीक है, एक पीसफुल वर्ल्ड को स्टैब्लिश करना था, एक ऐसी दुनिया को स्टैब्लिश करना था जहां पे सारी के सारी कंट्रीज होती हैं एक दूसरे की सिक्योरिटी को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करें। ठीक है, लड़ाई झगड़े ना करें। लेकिन अगर आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर देखें, अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखें भारत की फॉरेन पॉलिसी को, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो उसका ऑब्जेक्टिव था और भारत की फॉरेन पॉलिसी जो हमको ग्राउंड लेवल पे दिखी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। वो जमीन आसमान का अंतर क्या था, क्योंकि भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी में बात की थी पीस की, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात की थी, ठीक है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट की बात की थी। लेकिन अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पे तो भारत ने 47 में, 48 में युद्ध लड़ा, ठीक है, 65 में युद्ध लड़ा, 71 में युद्ध लड़ा। तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो बिल्कुल जो होता है एक तरीके से अलग दिखाई पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो उसने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अपनाए थे, क्या वो फेल हो गए? क्या आपको लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई या फिर कुछ और था? ठीक है, आपको क्या लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हुई या नहीं हुई? आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता है जरूर बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक जो होता है दोनों के डिस्क्रिप्शन में होता है, पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो होता है डिस्कस करने वाले हमारे अगले टॉपिक को, इसको होता है आप जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। ये बोर्ड के अंदर भी होता है, क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है पूछने को। ठीक है, और आपकी एनालिटिकल पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। देखिए 1970s के अंदर जो है हमारे देश के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, उसमें जो सबसे खास डेवलपमेंट जो था वो था हमारे देश की न्यूक्लियर पॉलिसी का डेवलपमेंट। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी जो थी का डेवलपमेंट हमारे 1970s के बाद से होता है। ठीक है, 1970s के बाद से होता है, 1970s के दशक में होता है। बेसिकली यहाँ पे होता है कि मैं आपको बताता हूं कि 1974 के अंदर, ठीक है, कोई 18 मई 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप के अंदर हमारे देश ने जो था सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया था। सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो पोखरण के अंदर कंडक्ट किया गया था हमारे भारत के द्वारा, और यहीं से हमारे देश की जो न्यूक्लियर पॉलिसी होती है उसका डेवलपमेंट होता है शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है एक बात ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ऐसा नहीं था कि न्यूक्लियर पॉलिसी पे भारत ने जो था वो 1970s के समय पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर पॉलिसी पे भारत ने जो था बहुत अपने इंडिपेंडेंस से जो था काम करना इसके ऊपर शुरू कर दिया था। इनफैक्ट अगर हम बात करें 1940s में ही, 1940s के समय पे ही जो था हमारे देश के अंदर जो नेहरू जी जो थे, ठीक है, 1940s के समय पे, ठीक है, जब हमारा देश आजाद होता है तभी से हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी ने उसी समय होमी जे भाभा, आप सभी ने इन सबका नाम सुना होगा, होमी जे भाभा जी के लीडरशिप में जो था हमारे देश के अंदर न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो था
काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1940 जब इंडिपेंडेंस मिलता है तभी से ही नेहरू जी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो था, न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था होमी जे भाभा जी के लीडरशिप के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेहरू जी का जो था मानना था कि अगर हमको अपने देश का, ठीक है, अगर हमको एक मॉडर्न इंडिया जो है बिल्ड करना है, अगर हमको मॉडर्न इंडिया जो होता है बिल्ड करना है, आधुनिक भारत जो होता है बनाना है, एक ऐसा भारत जो कि एक तरीके से काफी ज्यादा पावरफुल हो, काफी ज्यादा डेवलप हो, तो उसके लिए हमको अपने देश के साइंस एंड टेक के ऊपर होता है काम जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, साइंस एंड टेक में प्रोग्रेस करके ही हम अपने देश को होता है मॉडर्न बना सकते हैं, अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इंडिपेंडेंस से जो था काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो शुरू में 5-2-3 जो 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया, उसमें भी जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो था जगह दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो था एक बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम चल रहे थे और भारत के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी काम पे चल रहा था, उसमें काफी ज्यादा अंतर था। अंतर क्या था कि दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम चल रहा था वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, लड़ाई झगड़े के लिए जो था यूज हो रहा था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूएसएसआर हो, चाहे चाइना हो, हर जगह जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम चल रहा था वो बेसिकली वेपन बनाने के लिए काम चल रहा था। ठीक है, उन सबको वेपन बनाने के लिए बाकी के देश जो थे वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर रहे थे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो काम चल रहा था वो बेसिकली पीसफुल पर्पस के लिए चल रहा था। ठीक है, हमको न्यूक्लियर वेपन बनाने वगैरह में जो था कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हमको सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए जो है, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो था वो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री से घिर चुका था। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के पास भी आ चुका था, चाइना के पास भी आ चुका था। तो अपने देश की सुरक्षा के लिए जो था हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर था काम करना शुरू किया था और न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया था। हमारे देश का जो मोटिव जो था वो न्यूक्लियर वेपन बनाना जो था शुरू में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, बाद में जो था हमने लिया भी, हमने भी बनाया। ठीक है, जब हमारी नेबरिंग कंट्रीज के पास आ गई, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो था न्यूक्लियर पॉलिसी को अडॉप्ट करने का, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करने का, वो पीसफुल पर्पस था। ठीक है, हम एनर्जी वगैरह के लिए जो था बनाने के लिए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए जो था शुरू में हमने काम किया था। इनफैक्ट जो नेहरू जी थे वो न्यूक्लियर वेपन के सख्त खिलाफ थे। ठीक है, नेहरू जी जो थे वो न्यूक्लियर वेपन के बनाने के जो था बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। लेकिन जब आगे चल करके जब चाइना वगैरह के पास होती है बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए जो था हमने न्यूक्लियर वेपन अडॉप्ट किया था। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो हमेशा से पीसफुल पर्पस ही रहा है न्यूक्लियर वेपन का। हमने इसको कभी भी न्यूक्लियर वेपन को जो है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए जो होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हमने इसके ऊपर कभी भी काम नहीं किया है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट नेहरू जी ने जो था जो बड़ी बड़ी सुपर पावर जो थी उनसे अपील भी किया था कि आप जो होता है डिसआर्मामेंट को फॉलो कीजिए। ठीक है, डिसआर्मामेंट को होता है अपनाइए। डिसआर्मामेंट मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने अपील भी की थी। ठीक है, और 1968 के अंदर बेसिकली एक ट्रीटी लाई जाती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, 1968 के अंदर ये ट्रीटी लाई जाती है। ये ट्रीटी जो होता है बेसिकली जो सुपर पावर कंट्रीज होती हैं, अमेरिका वगैरह जो है, यूएसएसआर वगैरह, इनके द्वारा 1968 के अंदर जो है ट्रीटी लाई जाती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या फिर इसको शॉर्ट में एनपीटी ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, इस ट्रीटी के अंदर बेसिकली बताया जो था ये क्या था, जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज जो थी इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 1967 से पहले, इस डेट को ध्यान रखिए, 1 जनवरी 1967 से पहले जिन जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन को जो होता है बना लिया है या फिर न्यूक्लियर वेपन को जो होता है टेस्ट कर लिया है, ठीक है, जिन कंट्रीज ने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन को बना लिया और टेस्ट कर लिया है, वही जो होता है दुनिया के अंदर केवल न्यूक्लियर वेपन को होता है रख सकते हैं। बाकी की जो कंट्रीज है जिन्होंने इस डेट के बाद जो है न्यूक्लियर वेपन बनाया है या फिर उसका टेस्ट किया है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रह सकती हैं। ठीक है, ऐसा ट्रीटी जो था ये P5 कंट्रीज के द्वारा जो था लाया गया था। ठीक है, P5 कंट्रीज मतलब कि जो परमानेंट कंट्रीज है, जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, चाइना, यूएसएसआर, फ्रांस वगैरह, ये सब जो था ये ट्रीटी 1968 के अंदर लेकर के आए थे। लेकिन हमारे भारत ने जो था ये ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये ट्रीटी जो है बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी। ठीक है, इस ट्रीटी को लाने के पीछे पर्पस ये नहीं था कि वो न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन रोकना चाहते थे, बल्कि ये 5 कंट्री जो थी इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन इस ट्रीटी को जो था इसलिए लेकर के आए थे ताकि
जो मोनोपोली है न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर जो मोनोपोली है वो इन्हीं 5 कंट्रीज के पास रहे, ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो केवल इन्हीं 5 कंट्रीज के पास रह जाए और बाकी दुनिया में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन ना पाए, इसके वजह से लोग ये ट्रीटी लेकर के आए थे, ठीक है। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी था, ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करा था ट्रीटी, इसलिए नेहरू जी ने जो था, ठीक है, हमारी कंट्री ने जो था एनपीटी ट्रीटी को, नेहरू जी तो नहीं कहूंगा, नेहरू जी मर चुके थे 1964 में, ठीक है, एनपीटी ट्रीटी को हमारे देश ने साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर जब 1974 में भी हमने जो था न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है, अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया जब 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो हमारी मजबूरी हो गई थी कि हम भी अपने देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन को अडॉप्ट करें, ठीक है। इसीलिए हमारे देश ने भी जो था 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप के अंदर स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, जो 1974 के अंदर जो टेस्ट किया गया था, जिस ऑपरेशन के तहत 1974 के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, 19 पोखरण के अंदर किया गया था, मैंने आपको बताया 18 मई 1974 के अंदर पोखरण के अंदर ये टेस्ट किया गया था, ठीक है। ये भले टेस्ट जो था हमने 1974 के अंदर चाइना के बाद किया था, लेकिन इस टेस्ट को हमने पीसफुल टेस्ट जो था वो दिया था, ठीक है, पीसफुल एक्सप्लोजन का नाम जो था वो दिया था, ठीक है। हमने बता दिया था कि हमारा इंटेंशन जो है बिल्कुल भी जो है वो किसी कंट्री को जो है हार्म करना नहीं है, हमारा इंटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। हमारा इंटेंशन जो किसी कंट्री को जीतना या फिर हराना है या फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर बम दागना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हमने आगे जाकर के 1998 के अंदर भी किया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं हमारे देश के अंदर, तो उस समय भी हमने 11 मई और 13 मई इन 2 डेट्स के बीच में जो था हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में भी जो था हमारे देश ने जो था वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। करीब 5 टेस्ट जो थे वो पोखरण के अंदर ही किए गए थे, और यहाँ पे जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। आप अगर बोर्ड के अंदर होता है, ये आपके बुक में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप बोर्ड के अंदर होता लिख देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स होता है एग्जामिनर देगा, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आप लिख सकते हैं अगर ऐसा पूछा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी जो हमने टेस्ट किया था इसका भी नाम जो था पीसफुल एक्सप्लोजन जो था दिया गया था। यहाँ पे भी हमने कहा कि हमारा जो इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आप सब लोग जानते भी होंगे कि न्यूक्लियर टेस्ट के केस में, ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी जो हमारे देश की अब तक रही है वो रही है नो फर्स्ट यूज का, ठीक है, नो फर्स्ट यूज। इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमारे देश की अब तक जो न्यूक्लियर पॉलिसी जो रही है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर या फिर नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रही है। यानी इस नो फर्स्ट यूज का मतलब जो ये है कि हम कभी भी, भारत जो है कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर जो है पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता नहीं करेगा, ठीक है। अगर जो भारत देश है वो कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर जो है पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता नहीं करेगा। अगर किसी देश ने भारत के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तभी भारत जो है दूसरे देश, तभी उस भारत जो है उस देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। अन्यथा भारत जो है पहले किसी भी देश के ऊपर जो है पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जो नहीं करेगा। ये हमारे देश की पॉलिसी अब तक न्यूक्लियर वेपन के केस में रही है, न्यूक्लियर पॉलिसी के केस में रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूक्लियर पॉलिसी का जो मुद्दा है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर, और तब तक अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए अपनी। तब तक के आप सभी को थैंक यू।